किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं पुलकित शुक्ला आप सभी का इस्तेमाल करता हूं आज के कार्यक्रम यानी कि सच के साथ में। हमारे देश में एक आम आदमी की कुछ मुख्य 3 बुनियादी मांगें होती हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन समय के साथ साथ हम ये कई बार देश में कई लोगों से कहते हुए सुनते हैं कि आज ये तीनों चीज़ें यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान पहुँच से बाहर हो गया है। अभी पहुँच से बाहर क्यों हो गया? क्योंकि कमाई बढ़ नहीं रही है और जो चीज़ों के रेट हैं या दाम हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। अब ऐसे में त्यौहार भी नज़दीक आ रहे हैं, तो लोग प्लान करते हैं कि इस बार त्योहारों में जो खर्चा होगा वो बजट बना के करेंगे ताकि बजट से बाहर न जाना पड़े और हमारी सेविंग्स भी अच्छी हो सके। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच कोई आपसे कहे कि दिल खोल के खर्चा कीजिए इस त्यौहार में और दिल खोल के सामान खरीदिए, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, ये चीज़ अब सच होने जा रही है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए एक बड़ी सौगात दी है। वो सौगात क्या है? केंद्र सरकार ने, आपको बता दें, केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है जीएसटी की दरों में। जहां पर जीएसटी के दरें पहले कई सारे स्लैब्स में थी, वहां पर अब केवल मुख्य 3 तरह के स्लैब रह गए हैं। जैसे कि पहले था 5%, 12%, 28%, 40%। अब केवल 5% और 40% है और एक दर और है, जिसके हिसाब से देखा जाए तो देश के कई वर्गों को इससे लाभ होगा। जो दरें घटाई गई हैं उससे जो रोज़मर्रा के सामान हैं, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, उनके दाम तो घटेंगे। साथ ही साथ इनसे जुड़े हुए जो उद्योग हैं उनको भी एक विकास की रफ्तार मिलेगी और जब ये मिलकर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी मजबूत होगी। और जब देश की अर्थव्यवस्था की बात होती है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा क्षेत्र है उसकी भी बात करना बहुत ज़रूरी है जो इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। वो क्षेत्र है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में इतने संभावनाएं हैं जो तमाम अवसर पैदा करता है रोजगार देने में, देश के तमाम लोगों का पेट भरता है। और वहीं अगर हम जीएसटी दरों की बदलाव कर रहे हैं तो इससे कृषि क्षेत्र में क्या बदलाव आएगा, आज इस चर्चा का विषय रहेगा सच के साथ में। आपको बता दें कि कृषि क्षेत्र की अत्यधिक चीज़ों को सरकार ने 5% वाले स्लैब में शामिल किया है। इससे हमारे देश के पशुपालक हो, हमारे देश के किसान हो, हमारे देश के मछली पालक हो, उनको कितना लाभ पहुंचेगा ये भी जानने का विषय है। तो आज के सच के साथ में हम जानेंगे कि इस जीएसटी के बदलाव में जो दरें को बदलाव किया गया है उससे कृषि क्षेत्र को कितना लाभ मिलने वाला है, किसान की जेब को कितनी राहत मिलने वाली है। और जो तमाम बातें यहाँ पर उठ के आ रही थी कि ये मांग कई सालों से चल रही थी कि सरकार ने अब ये मांगों को पूरा क्यों किया है, इसको भी हम समझेंगे कुछ खास एक्सपर्ट से। और सच के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह जो हमारी पहली एक स्पेशल रिपोर्ट हम देखते हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं एक रिपोर्ट पर, उसके बाद जानेंगे कि जीएसटी के बदलाव से किसानों को और कृषि क्षेत्र को क्या कुछ मिलने वाला है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के दौरान टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके चलते 22 सितंबर से रोजमर्रा के उपयोग की ज्यादातर चीजें सस्ती हो जाएंगी। अब 12% और 18% के टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया जाएगा। सिर्फ 5% और 18% के आसान टैक्स रेट लागू किए जाएंगे। जाहिर सी बात है कि कृषि क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जीएसटी की नई दरों और स्लैब का असर कृषि क्षेत्र में भी व्यापक पैमाने पर दिखाई देगा। खासकर इससे छोटे और मझोले किसानों को काफी फायदा होगा। कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरें कम होने के कारण कृषि की लागत घटेगी और किसानों का मुनाफा बढ़ेगा। डेयरी क्षेत्र में अब दूध और पनीर पर कोई जीएसटी नहीं होगा। इससे आम आदमी को भी फायदा होगा। साथ ही किसानों, पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों को भी फायदा मिलेगा। मक्खन और घी पर भी जीएसटी कम किया गया है। दूध के डिब्बों पर भी जीएसटी घटाया गया है, जिसका फायदा डेयरी क्षेत्र को मिलेगा। कृषि उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और रोटावेटर पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
उदाहरण के लिए अगर कोई ट्रैक्टर 35 HP का है जिसकी कीमत लगभग 5,80,000 रुपए आती थी, तो अब ट्रैक्टर खरीदने पर 41,000 रुपए की बचत होगी। 45 HP ट्रैक्टर पर 45,000 रुपए की बचत होगी। 75 HP ट्रैक्टर पर लगभग 63,000 रुपए की बचत होगी। 50 HP ट्रैक्टर पर 53,000 रुपए की बचत होगी। कीटनाशकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर भी GST कम कर दिया गया है। इससे प्राकृतिक खेती और जैविक खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा। साथ ही इससे किसानों का रासायनिक उर्वरकों से जैविक उर्वरकों की ओर रुझान भी बढ़ेगा। अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जैसे उर्वरकों पर भी GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ऊर्जा आधारित उपकरणों पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। बता दें कि GST की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से की गई थी और अपनी शुरुआत के 8 वर्ष बाद वस्तु एवं सेवा कर यानी GST ने खुद को देश के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों में से एक के रूप में मजबूती से स्थापित कर लिया है। इसने अप्रत्यक्ष करों के जटिल जाल को हटाकर इसकी जगह एक ऐसी एकीकृत प्रणाली को ला दिया है जो सरल, उचित और अपेक्षाकृत अधिक कुशल है। GST ने एक साझा राष्ट्रीय बाजार बनाने, व्यापार करने की लागत को कम करने और कर प्रणाली में व्यापक पारदर्शिता लाने में मदद की है। राजस्व संग्रह में निरंतर वृद्धि और 1,50,00,000 से अधिक सक्रिय करदाताओं का बढ़ता आधार इसकी सफलता को दर्शाता है। GST में किए गए सुधारों को देखने से पता चलता है कि देश के किसानों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो आपने देखा कि GST में जो सुधार किए गए हैं उससे कृषि पर क्या असर पड़ेगा, कितने बदलाव होंगे, नए बाजार स्थापित होंगे और देश की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार मिलेगी। अब इस विषय पर चर्चा हम करेंगे और जानेंगे कि कितना असर ज़मीनी स्तर पर पड़ेगा, जो हमारे देश के किसान हैं वो इससे कैसे लाभ ले सकेंगे और कैसे GST सुधार कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने वाले हैं। इन तमाम चीज़ों के सवाल अपने कुछ मेहमानों से हम लेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ मैं आप सभी से करा देता हूँ। सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर नलिनी रंजन कुमार जी का। सर, आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं ICAR राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान पूसा न्यू दिल्ली से। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। इसके साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं नवीन चंद्र दुबे जी। दुबे जी, आपका स्वागत है। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन से। हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम शर्मा जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान पूसा न्यू दिल्ली से। एक और हमारे साथ खास मेहमान हैं जो कि किसान हैं, गुरुवचन जी। गुरुवचन जी, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम सच के साथ में। डॉक्टर नलिनी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। जो ये कहा जा रहा है कि GST में जो रिफॉर्म्स आए हैं वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखते हैं और खासकर कृषि क्षेत्र की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें भी कृषि क्षेत्र को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि किसान भाइयों की लॉटरी लग गई है। क्या आप इस बात से सहमत हैं और किस तरीके से किसानों की लॉटरी लग गई है GST रिफॉर्म से? आपने बिल्कुल सही कहा कि किसानों की लॉटरी लग गई है और किसानी में बहुत ज़्यादा चेंजेज होने जा रहे हैं। सब आप जानते हैं कि ये मशीनीकरण से कृषि की रफ्तार तेज होती है और अभी भी हमारे मझोले और छोटे किसान जो हैं, सीमांत किसान हैं, उनके पास मशीनीकरण पर्याप्त नहीं है जी। इस GST रिफॉर्म से मशीनों पर GST दरें काफ़ी कम कर दी गई हैं, जिससे कि मशीनें कम दाम पर उपलब्ध होंगी, जिसका फ़ायदा बड़े किसान तो लेंगे ही, छोटे किसान भी इसको आसानी से फ़ायदा ले सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ट्रैक्टर के ही दामों में कमी नहीं करी गई है, इवन छोटे छोटे कलपुर्जे सब सस्ते कर दिए गए हैं, तो इससे उनकी किसानी बहुत सस्ती होगी। साथ ही साथ खाद्य, जैविक खाद्य, कीटनाशक, जैविक कीटनाशक सब पर GST कम करी गई है। इससे जो खेती करने वाले हैं फसल की और बागवानी फसलों की, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। साथ ही साथ मत्स्य पालकों को और डेयरी उद्योग वालों को भी, पशुपालकों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ भी इनपुट कॉस्ट, जैसे मत्स्य पालन में जो इनपुट कॉस्ट हैं वो जो जाल हैं और गियर हैं और ये फर्टिलाइज़र वगैरह हैं, इवन जो
डीजल पंप सेट वगैरह जो है मशीनें रखी जाती हैं बोट पे, वो सब सस्ती कर दी गई हैं, सबकी सस्ती होंगी, जिससे उनका इनपुट कॉस्ट कम होगा, तो फिर मत्स्य उत्पादन सस्ता होगा। तो ये इससे किसानों को फ़ायदा होगा, माने उनकी आमदनी बढ़ेगी। इसी तरह पशुपालकों के लिए भी बहुत सारी फ़ायदे वाली चीज़ें, क्योंकि खेती में जो फ़ायदा होगा वही इनपुट होता है दूध उत्पादन में, तो वो किसानों को लागत कम होगी, जिससे फ़ायदा होगा। तो सिर्फ किसानों को यही फ़ायदा नहीं होने वाला है, इन सब से क्या होगा कि कृषि उत्पाद जो हमारे होंगे सस्ते होंगे, तो हमारी एक्सपोर्ट मार्केट में भी उसकी कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, तो हमारी डिमांड बाहर भी होगी और हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इस बीच में प्रोसेसिंग भी, एक प्रसंस्करण उद्योग भी आता है, जिसको तभी एक्सपोर्ट हम कर पाते हैं। तो प्रसंस्करण उद्योग में भी बढ़ावा मिलेगा और इस तरह से रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। और आप जैसा कि जानते हैं कि डेयरी उद्योग में या दुग्ध पालन में कोऑपरेटिव हमारी बहुत सक्रिय है। बिल्कुल। तो उस कोऑपरेटिव में जुड़ी हुई और जनरली महिलाएं हैं, डेयरी उद्योग में जो कोऑपरेटिव्स है उसमें महिलाएं हैं। तो जो भी इनपुट में कमी आएगी, इनपुट के खर्चे में कमी आएगी, तो डेयरी उद्योग का भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और कोऑपरेटिव को भी बूस्टअप मिलेगी। जी, यानी डॉक्टर नलिनी जी, मान के चलें कि किसानी और कृषि क्षेत्र के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है, और जिस तरीके से आपने मशीनीकरण का जिक्र किया, मशीनों के उपयोग से किसान भाई आज ज़्यादा सजग, ज़्यादा सही तरीके से, ज़्यादा सटीक तरीके से खेती कर पाएंगे। नवीन दुबे जी का रुख कर लेते हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। नवीन दुबे जी, आप कितना सहमत हैं सरकार ने जो ये कदम उठाया है, क्या उससे किसानों को हकीकत में लाभ होने वाला है, या सिर्फ ये एक कागजी कार्रवाई हुई है, एक सिर्फ किसानों को एक राहत देने का जो प्रयास किया गया है वो सही साबित होगा? नहीं पुलकित जी, इसमें दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज कि अगर 22 सितंबर से जो जीएसटी की घटी दरें लागू होंगी उससे फायदा होगा, तो प्रश्न हमारा ये है कि 2017 जुलाई से और अब तक 22 सितंबर तक नुकसान किसान का हो रहा था या नहीं हो रहा था? निश्चित तौर पर किसान का नुकसान हो रहा था। क्यों 8 साल के बाद सरकार को याद आई है किसानों की? 8 साल तक आप सोते रहे। मैं तो फिक्की के आंकड़े देख रहा हूं, क्रिसिल के आंकड़े देख रहा हूं कि इन वर्षों में लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान भारत के किसानों का हुआ है। आपने किसानों के लिए योजना, ये देश कृषि प्रधान है। लेकिन दुबे जी, जब ये लागू किया गया तो यही तो कहा गया कि रिव्यू किया गया है। पहले जो चीज लागू की गई उसके रिजल्ट्स देखे गए, जब सरकार को लगा कि रिव्यू करने की आवश्यकता है, कमेटी बिठाई गई, रिव्यू करने के बाद ये फैसला गया। आप कोई भी सामान लेके आते हैं, पहले उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर देखते हैं कि उसका पॉजिटिव इफेक्ट है कि नेगेटिव इफेक्ट है, उसके बाद उसको कंटिन्यू आप करते हैं। तो सरकार ने भी इसी तरीके से पहले उसको लेके आए, सरकार ने देखा, काम किया उस पर, जब सरकार को लगा कि जरूरत है रिफॉर्म करने की, सरकार ने रिफॉर्म किया। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि 7 साल लग गए, 8 साल लग गए रिफॉर्म करने में? भारत के अंदर सरकार का एक कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होता है, उसके बाद चुनाव होता है। जी, सौभाग्य की बात है, अच्छी बात है। मैं बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार को कि वो वापस 2019 में जीत के आई। उसके बाद भी आपने उसको कंटिन्यू रखा। फिर आप 2024 का चुनाव जीते, जून में जीते। उसके बाद आज आप अगस्त में आके इस तरीके की घोषणा कर रहे हैं। इन 8 वर्षों में आपने रिफॉर्म्स की सोची ही नहीं। और मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात कहूंगा कि आप एक चीज देखिए, जीएसटी की आप कह रहे हैं कि साहब हमने ट्रैक्टर के ऊपर 5% कर दिया और जितने भी हमारे कृषि यंत्र हैं उनके ऊपर 5% कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन जो कृषि यंत्रों का है, कृषि उत्पादों का है, उस पर तो आज भी 18% जीएसटी है। वो कहां किस कॉस्ट में काउंट होगा, किसकी लागत में काउंट होगा और किसको इनपुट मिलेगा, ये सोचने की 18% स्लैब तो हटा ही दिया, 18% रह कहां गया? नहीं, 18% आपका ट्रांसपोर्टेशन पे है जीएसटी, और 1800 सीसी से ऊपर का जो ट्रैक्टर है वो आज भी 18% में है। आपने 1800 सीसी से कम वाले ट्रैक्टर को 22 सितंबर के बाद हट जाएगा ना? नहीं, 22 सितंबर के बाद भी रहेगा। 1800 सीसी को ऊपर का जो ट्रैक्टर, उसके लिए कोई प्रोविजन सरकार ने नहीं किया है। मैं वही कह रहा हूं कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की मैं बात करूं, भाड़ा जो लगता है, किसान ने अपने खेत में अनाज का उत्पादन किया, उसके बाद वो अगर मंडी में भेज रहा है, तो जो जिस गाड़ी के ऊपर जो ट्रक से माल जा रहा है उसके भाड़े के ऊपर 18% जीएसटी लग रहा है, जिसका इनपुट कहीं किसान को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अब दूसरी चीज ये आती है कि भारत के अंदर आप सीमांत एरिया में चले जाएं या बहुत आंतरिक ग्रामीण क्षेत्र, ये बात आपकी सही है कि हमारे देश के बहुत से किसान सीमांत हैं, छोटे किसान हैं। क्या वो किसान मशीनीकरण की तरफ मुड़ पाएंगे? क्योंकि जो
जो स्लैब में चेंज किया गया उससे कितना फर्क आ रहा है प्राइसेस में, उसके बावजूद भी क्या वो किसान भाई मशीनी को उपयोग में ला सकते हैं, क्या वो इस लायक है कि मशीन को खरीद सकते हैं, ये सवाल जरूर है। डॉक्टर पुरुषोत्तम जी का रुख करते हैं। डॉक्टर पुरुषोत्तम जी, नवीन जी का जायज सवाल है कि हमारे देश के जो तमाम किसान हैं वो छोटे और सीमांत किसान हैं, इस बात से आप भी सहमत होते होंगे, लेकिन जो ये बदलाव किए गए दरों में इससे मशीनों के रेट में कमी जरूर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या हमारे छोटे किसान, हमारे सीमांत किसान इस लायक हैं, क्या उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है कि क्या उन मशीनों को उपयोग कर सकते हैं, क्या वो जो तमाम सेक्टर्स हैं उसकी तरफ मुड़ सकते हैं? मैं पहले जो दुबे जी ने बात कही है कि 8 साल क्यों लगे, मैं उस पर बताना चाहूँगा। 2017 में जब जीएसटी, जुलाई 2017 में जीएसटी लाई सरकार, उससे पहले कई तरीके के, लगभग 17 तरीके के टैक्स और 6-7 तरीके के सेस लागू थे, उन सबको सब्ज्यूम करके जीएसटी में एक जगह लाया गया। उससे होने वाले जो राज्यों को नुकसान होने वाला था उसको भरपाई करने के लिए उसके भी प्रोविज़न रखे गए। तो जब आर्थिक सुधार लाए जाते हैं वो केवल केंद्र सरकार पर ही निर्भर नहीं रहते हैं, वो राज्यों की सरकार भी उसमें पार्टनर होती है, बिल्कुल, और उनका भी नुकसान की भरपाई पूरी करनी होती है। तो वो 7-8 साल हमने प्रयोग किया, देखा कहाँ किसको नुकसान हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है। इसके साथ साथ अभी की जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उसमें जैसे यूएस ने हमारे उत्पादों पर, कृषि उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिया है जी, तो हमारे जो उत्पाद हैं वो निर्यात के लिए प्रतिस्पर्धी बने रहें, उसका भी सरकार को ध्यान रखना है। बिल्कुल। तो और उससे जो हमारे जो छोटे और मझोले किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनको नुकसान नहीं हो मार्केट में, वो भी अपना पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी ये निर्णय लिया गया कि हम हमारे उत्पाद, कृषि उत्पाद खासकर जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखनी है, क्योंकि हमारे लिए ही उत्पाद नहीं है, और भी हमारे प्रतिस्पर्धी देश हैं जो कम कीमत पे देने को तैयार हैं या उनके ऊपर टैरिफ कम है। तो उस प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के लिए सरकार ने ये बहुत ही अच्छा आर्थिक सुधार की तरफ कदम उठाया है। इसमें 2-3 बातों का खास ध्यान रखा गया है जी, कि एक, उत्पादन लागत कम हो, बिल्कुल, दूसरा उत्पादकता में बढ़ावा हो, और तीसरा जो बाजार में हमारे जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं, बिल्कुल, तो उनको भी कमी आए। तो प्रसंस्करण, जो प्रसंस्कृत उत्पाद है उन पर भी जीएसटी रेट्स कम की गई हैं। ज़्यादातर रेट हमारे 12 और 18% में थे, वो आज 5% में किसान खेती से संबंधित, चाहे वो उपकरण हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो, या डेयरी उत्पाद हो, या प्रसंस्कृत उत्पाद हो, या और जो इनपुट्स हैं जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बायो पेस्टिसाइड्स हैं, उन सबको 5% के दायरे में ला दिया गया है। तो 12 और 18% से 5% तक लाना किसान को मतलब चाहे वो बड़ा किसान हो या छोटा किसान हो, जरूर इनको फायदा देगा। उससे उत्पादन की लागत भी कम होगी और खासकर उत्पादकता में भी बढ़ावा होगा, और साथ में प्रसंस्करण, जो हमारे देश में सबसे बड़ा एक इशू है, हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल सेक्टर अभी भी 10% हमारा प्रसंस्करण क्षेत्र में जा पाता है, और 20 से 25% वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज बिल्कुल हो रहे हैं जी। तो उस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस किसका लॉस है? बिल्कुल किसानों का ही लॉस है। किसानों का, वो देश का लॉस है, बिल्कुल। और उसको जब तक कम नहीं करेंगे वो हमारा लॉस है, उससे बाजार की भाव में भी बढ़ोतरी होती है, प्रतिस्पर्धात्मकता में भी कमी आती है। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखा है सरकार ने, और साथ में उपभोक्ता का भी ध्यान रखा है कि प्रसंस्कृत उत्पाद या कृषि उत्पाद किसान ले रहा है, उपभोक्ता ले रहा है, किसान भी वो एक उपभोक्ता है, तो उसको कम कीमत पर मिले। तो जीएसटी की दर कम करने से उपभोक्ता को भी फायदा होगा जी, उपभोक्ता को भी फायदा होगा, किसानों को भी फायदा होगा, और यही सब चीजें देखकर सरकार ने ये निर्णय लिया है। रुक कर लेते हैं गुरुवचन जी का। गुरुवचन जी, आप एक किसान हैं,
किसान के नज़रिए से आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या किसानों का फ़ायदा होगा? पुलकित जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डीडी किसान चैनल का, और आज सच के साथ अपनी बात रखने का मौका मिला एज ए किसान। सबसे बड़े सौभाग्य की बात तो हमारे लिए यही है कि एक आम किसान से कुछ राय मशवरा लेने का मौका आज जो सरकार दे रही है। जी, छोटा सा संक्षेप में पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा का रहने वाला हूँ। जी, पहले और अब की तुलना में जी, पहले क्या था, अधिकारियों में इतना जागरूकता नहीं थी, वो किसान को इतनी परफॉर्मेंस नहीं देते थे, उसको इतना प्रायोरिटी पर नहीं देते थे। बिल्कुल। तो ये तो सबसे बड़े किसान के लिए सम्मान की बात यह है कि आज किसान का जो सम्मान है वो भी बढ़ा है, और कम से कम किसान और खेती किसानी हाँ, चर्चा का विषय तो बना है। उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अपने कृषि विज्ञान केंद्र को ठहराना चाहता हूँ। जी, मैं एक आम किसान था, जो मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ, मैं एक आम किसान था। मैं किसी को कतई नहीं जानता था, ना ही कोई अधिकारी वर्ग या कोई कृषि क्षेत्र में जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं वो मुझको नहीं जानते थे। और मेरे पास केवल 4 एकड़ ज़मीन है। जी, उसमें से 2 एकड़ मैंने प्राकृतिक खेती कर रखी है, 2 एकड़ पर मैं पारंपरिक अपनी जो पहले ढंग से रासायनिक खेती होती है उस तरीके से खेती करता हूँ। बिल्कुल। पहले मैं 4 एकड़ पर ही सारी खेती पारंपरिक ढंग से करता था, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जो जागरूकता मिली, मैंने कुछ उसमें एरिया में जो प्राकृतिक खेती करनी शुरू की। उसके साथ साथ उन्होंने हमको राय मशवरा दिया कि कैसे हम अपनी खेती का प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जो खेती होती है वो गन्ने की खेती होती है। जी, अब खाली गन्ने की खेती जो है साहब वो एक घाटे का सौदा होती चली जा रही है, क्योंकि बीमारियां रोजाना बढ़ रही हैं। बिल्कुल। उन्होंने राय मशवरा दिया कि इसमें आप सह फसली के रूप में जैसे शरतकालीन गन्ने के साथ लहसुन की खेती, आलू की खेती, सरसों की खेती, मसूर की खेती, चने की खेती कर सकते हैं। बसंतकालीन गन्ने के साथ मूंग, उड़द की खेती कर सकते हैं। सब्जियाँ, कद्दू वर्गीय फसल, खीरा, देसी खीरा की मैं खेती करता हूँ उसमें। तो उससे एक तो हमारी आमदनी बढ़ी है। बिल्कुल। दूसरी बात, आज ये हमें यहाँ आने का मौका मिला, तो उसमें एक किसान को जीएसटी में जो बदलाव हुए हैं, 56वां बदलाव, जो बैठक में जो बदलाव हुआ है, उसमें अपनी बात रखने का मौका मिला। इसके लिए मैं आपके डीडी किसान चैनल का, अपने ज़िले के कृषि संबंधित जितने भी विभाग हैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जी, इसमें जो भी टैक्स था, मान लीजिए पहले 18% था, या कुछ चीज़ों पे जैसे ट्रैक्टर पे 12% था, और जो दूसरी चीज़ें थी उन पे जैसे टायर वगैरह पे 18% था जी, और वो सारी चीज़ें घट के जो है 5% पे आ गई हैं। सीधे 13 रुपए का टैक्स घटा है किसान के सामान पर। तो 100 पर 13 रुपए का देख लीजिएगा एक तरीके से। तो ट्रैक्टर 5 लाख का है मान लीजिएगा, तो उस अनुसार 40 से 50 हज़ार रुपये का उसको कम हुआ है। जी। अब जैसे क्या अभी सर ने बताया कि भाई वो ट्रैक्टर, बड़े ट्रैक्टर में कीमत कम नहीं हुई है, लेकिन जो जैसे छोटे और मझोले किसान के ही लाभ पहुंचाने की सोची गई है। तो असल में जो किसान है तो उसका जो ट्रैक्टर रखना चाहता है वो 45 हॉर्स पावर से कम का ही ट्रैक्टर रखना चाहता है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। मेरी जो सोच है, क्योंकि किसान जो जोड़ता है थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर ही कृषि उपकरण लेता है, क्योंकि कृषि उपकरण ही उसकी रीढ़ होती है। बिल्कुल। तो ये किसान के लिए बहुत अच्छी सौगात है। सुधार तो होना जरूरी है, क्योंकि सुधार से ही कुछ ना कुछ नया सीखता है। बिल्कुल। तो ये किसान के लिए हमारी जो सोच है, मेरी जो सोच है, ये बहुत अच्छी कदम है। हाँ, जी, बहुत तो अच्छा आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और आपने ये दिखाया है कि जैसे किसान भाई अगर आगे बढ़ना चाहें तो सरकार की वो तमाम योजनाएं हैं, तमाम परियोजनाएं हैं जिसके जरिए किसान भाई आगे बढ़ सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र का आपने जिक्र किया। कृषि विज्ञान केंद्र के जो तमाम वैज्ञानिक हैं वो दिन रात किसानों की सेवा में लगे रहते हैं। हमने बीते दिनों में देखा कि हमारे जो कृषि मंत्री हैं उन्हें कृषि संकल्प अभियान को गाँव तक पहुँचाया, किसानों से जुड़ने का प्रयास किया, किसानों की समस्याओं को सुना गया। जो वैज्ञानिक थे वो किसानों तक पहुँचे, उनकी समस्याओं का समाधान, उनके लेबोरेटरी से बाहर जाकर किसानों को समाधान पहुँचाए। साथ ही साथ अगर हम बात करें डीडी किसान चैनल की, जिसकी स्थापना इस सरकार के कार्यकाल में, जिसके जरिए किसानों का जो विषय रहा वो चर्चा का विषय बना, किसानों की समस्याओं को इस माध्यम से, किसानों के खेत की समस्याओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम तमाम तरीके से समाधान पहुंचाते हैं। तो ये तमाम जो बदलाव हुए वो समय के साथ साथ सरकार ने किए हैं और किसानों के हितों में सरकार कदम कदम पर ऐसे प्रयास करती रहती है जिसके उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। फिलहाल इसमें और क्या कुछ खास होगा और कैसे किसानों की जिंदगी में जीएसटी बदलाव लाएगा, जानेंगे इस ब्रेक के उस पार। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें सच के साथ। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान,
या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल नहीं आए। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं सच के साथ और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जीएसटी के दरों में जो बदलाव हुई है उन बदलाव से कृषि के क्षेत्र में, किसानों के जीवन में, मछली पालकों के और पशुपालकों के जीवन में कितना सुधार होगा, इसके बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारी ले रहे हैं अपने एक्सपर्ट से। डॉक्टर नलिनी जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। डॉक्टर नलिनी जी, कृषि के तमाम सेक्टर्स को तो हमने डिस्कस किया यहाँ पर। अब बात करते हैं पशुपालन, मछली पालन, इन क्षेत्रों की। मछली पालन के क्षेत्र में हमारा देश आज एक अच्छा खासा स्वर्णिम इतिहास लिख रहा है और चाहे पशुपालन के क्षेत्र में की बात करें, यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो मीट प्रोडक्शन में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस तरह के तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके जरिए किसानों की जिंदगी को बदलने में सरकार लगातार लगी हुई है। लेकिन ये जीएसटी जो बदलाव हुए हैं, मछली पालकों को इससे कितना लाभ होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम टॉप 3 कंट्रीज में आते हैं पूरी दुनिया में। इससे और क्या हम आगे जाने की संभावना रखते हैं, कितना आसान और हो जाएगा? और साथ ही साथ पशुपालकों की अगर हम बात करें तो देश में तमाम ऐसे किसान हैं जो पशुपालन भी करते हैं और खेती भी करते हैं, तो उनके लिए तो डबल डोज हो गया ये, क्योंकि उनको पशुपालन में भी फायदा होगा और खेती किसानी में तो हो ही रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि खेती जो है, खेती किसानी जो है, ये दोनों मत्स्य पालन या दुग्ध उत्पादन दोनों की बैकबोन है, क्योंकि उनके इनपुट्स खेती से ही जाते हैं जी। जैसे पशुओं के लिए चारा और कंसंट्रेट जो भी है हमारी खेती से ही जाता है। तो यदि खेती में उत्पादन लागत कम होगी, खेती तो किसानों को यहाँ भी फायदा होगा और वही इनपुट खिलाते हैं, दूध उत्पादन करते हैं, तो वो दूध भी उनकी सस्ती होगी जी। और प्राइस उनका कम नहीं होने वाला है, प्राइस उतनी रहेगी। तो वहाँ पर जो टैक्स था वो भी सब खत्म हो गया है, कोई टैक्स नहीं है प्राइमरी आर्टिकल पे, दूध और पनीर पे। और साथ साथ उनके जो कंटेनर थे जिसमें कि दूध सप्लाई करने होते थे, उस पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है, तो वो भी सस्ते होंगे ताकि दूध को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो वहाँ भी, और इसके बाद जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट हैं उनके, वो भी, उस पर भी जीएसटी कम किया गया है। तो ये कोऑपरेटिव को ज़्यादा फायदा मिलेगा और उत्पादक को भी ज़्यादा फायदा मिलेगा और रिटर्न उत्पादक के पास ही आएगा। कोऑपरेटिव को यदि बचत होती है तो रिटर्न यहाँ मिलेगा। और कुछ देर पहले मेरे साथी ने कहा था कि ट्रांसपोर्टेशन पर कोई सरकार ने कम नहीं करी है जीएसटी नहीं टैक्स की। तो आपको मैं बता दूं कि ट्रकों पे कोई भी जो 28% वाले टैक्स थे सब एबोलिश हो गए हैं, इधर 18 में आ गए हैं, और कुछ सिन गुड्स हैं उनको 40% पर भेजा गया है, जैसे वो किसानी में नहीं काम आते हैं, जो जनरल आदमी के लिए नहीं है, ज़्यादा लग्जरी चीज़ें हैं, उनको 40%, वो भी 47% जाता था सेस मिला के, तो अब 40% हो गया। तो ये 28 से 18% ट्रकों में जो भी ट्रक हैं, रेफर ट्रांसपोर्टेशन में ट्रक्स हैं, वो सब पे 28 से 18% किया गया है। तो वहाँ भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी। तो ये सब चीज़ें इसी को ध्यान में रख कर की गई हैं कि हमारी जो उत्पाद हो विदेशी मार्केट में भी कम्पिटिटिव रहें और देश में जैसे सस्ती होती है ये सब चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड, चूँकि जीएसटी कम किया गया है जी। तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर भी सस्ता पड़ेगा और तो यहाँ भी लोकल डिमांड भी बढ़ेगा और लोग जो गरीब गुरबा भी उसको खा सकते हैं। तो हमारी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जो एक है देश में, माल न्यूट्रिशन में भी हम नंबर 1 हैं अभी वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे पास माल न्यूट्रिशन में, तो वह उसको भी टैकल करने में
मदद मिलेगी जी। तो इस तरह से दुग्ध उत्पादन में भी और मीट की प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन में भी हमें फ़ायदा मिलेगा जी। एक्वाकल्चर की बात कहें, फिश प्रोडक्शन में आप जानते हैं कि एक सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाने वाला सेक्टर है। बिल्कुल। तो वहाँ पर फिशिंग, समुद्र से फिशिंग करनी हो तो हमें डीजल पंप सेट लेकर के बोट पे जाते हैं जी। फिशिंग के लिए फिशिंग गियर और नेट होते हैं, इनको भी, इनका पर भी जीएसटी कम करके इनको सस्ता किया गया है, तो वहाँ भी इससे सहूलियत मिलेगी। और एक्वाकल्चर में जानते हैं कि सब जो फीड और जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो डाले जाते हैं वो उस पर भी रेट कम किए जा गए हैं, तो इससे एक्वाकल्चर भी कॉस्ट कटिंग में सहायता मिलेगी जी। इसके बाद उनको प्रोसेस करके प्रोसेसिंग पर भी, प्रोसेस प्रोडक्ट पर भी जीएसटी कम किया गया है, तो हमारी कम्पिटिटिवनेस बाहर बढ़ेगी। और बाहर के साथ साथ यदि WTO के अंदर हमें अपने दरवाजे खोलने भी पड़ेंगे दुनिया में, तो हम इतने सक्षम हो कि दूसरा कोई आकर प्रोडक्ट सस्ते रेट पर न बेच सके। बिल्कुल। इसके लिए भी तैयारी की जा रही है ताकि देश सक्षम हो, देश में जो हमारा उत्पादन हो कम्पिटिटिव हो, हम किसी से पीछे ना रहें जी। तो इन सब चीज़ों को किया गया है। एक क्वेश्चन आपने पूछा था कि छोटे और सीमांत किसानों को मैकेनाइजेशन में क्या फ़ायदा मिलेगा। अभी भी जानते हैं कि सीमांत किसान जो हैं वो ट्रैक्टर नहीं खरीद करके रख सकते हैं क्योंकि ट्रैक्टर महंगा है और उनकी जोत बहुत छोटी है, रखेंगे भी तो फ़ायदा नहीं है। तो सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम चला रखी है, कस्टम हायरिंग सेंटर जी। तो उसके थ्रू किसानों, छोटे और सीमांत किसानों के पास पहुंचने की कोशिश जारी है। और उसमें यदि ये मशीनों की कीमत सस्ती होती है तो जो हायरिंग चार्जेज हैं वो सस्ती होंगी। जो किसान अभी महंगी होने के कारण उसको नहीं ले पा रहे हैं वो उसको ले पाएंगे। और इसी तरह ड्रोन पर भी जीएसटी कम की गई, तो ड्रोन भी अवेलेबल होगा किसानों को, जिससे मशीनों की ब्यूटी क्या है कि मशीनों से हमारे एप्लीकेशन जितना चाहिए उतना ही हो पाता है। जैसे फर्टिलाइजर जितना डालना है उतना ही डालेंगे, जहाँ डालना है वहीं पड़ेगा। इसी तरह केमिकल का भी जितना ज़रूरत है, मशीनों से जब हम स्प्रे करते हैं, जैसे ड्रोन से स्प्रे करते हैं, तो हमारी पानी की लागत भी कम हो जाती है और केमिकल की भी लागत कम हो जाती है। केमिकल की लागत कम होगी तो उसके क्या फ़ायदा होगा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं होगा जी। और इसी तरह सरकार ने वो जो बहुत सारी मशीनों पर जो जीएसटी कम करी है, मशीनों पर जीएसटी की, मैं तमाम तरह की ऐसी परियोजनाएं चल रही हैं, योजनाएं चल रही हैं जिसके जरिए किसान भाई तमाम उपकरणों को हासिल कर सकते हैं और हासिल करके अपनी खेती किसानी कर भी रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से परिवर्तन हमें जमीनी स्तर पर देखने को भी मिलते हैं। नवीन दुबे जी, आपका रुख करता हूं मैं। जिस तरीके से आपने कहा कि आप नाखुश हैं इस फैसले से, और अगर हम सुधार की बात करते हैं तो सुधार, देखिए जिंदगी भर सुधार की गुंजाइश हर चीज़ में रहती है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि एक समय था जब बैलों से खेती होती थी। आज ये सुनिश्चित हम कर पा रहे हैं कि किसान भाई ड्रोन तकनीक से जुड़ रहे हैं, और आज न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी ड्रोन उड़ा रही हैं और खेती किसानी में परिवर्तन लेके आ रही हैं। जब कोई विदेश का कोई राष्ट्रपति ये कहता है कि हम भारत में घुसकर खेती किसानी पर कंट्रोल अपना चाहते हैं, हम वहाँ के उत्पादों को कंट्रोल करेंगे, उस समय प्रधानमंत्री मोदी खड़े होकर कहते हैं कि मुझे चाहे किसी से भी लड़ना पड़े, मैं अपने खेती किसानी के करने वाले किसानों के लिए, मछली पालकों के लिए, पशुपालकों के लिए जमकर खड़ा हूँ, चाहे किसी से भी दुश्मनी मोल लेनी पड़े मैं दुश्मनी मोल लूंगा, लेकिन हमारे देश के किसानों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। उसके बाद इस तरह के सुधार लेके आना, इस तमाम तरह की योजनाएं पहले से चल रही हैं, उन योजनाओं में भी किसान भाइयों को बहुत सारा कंसेशन मिलता है, बहुत सारा सब्सिडी मिलता है, उसके बाद जीएसटी में सुधार। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर सरकार का तो प्रयास यही है कि किसान को हर तरीके से बूस्ट किया जाए। पुलकित जी, एक सीधा सा सरल उदाहरण देता हूं। आपने कहा कि साहब हमने यूरिया पे जीएसटी हटा दिया। यूरिया का बेसिक उत्पाद क्या है? नाइट्रेट है, अमोनिया है, फास्फोरस है, 5% जीएसटी आप लगाए हुए हैं उसके ऊपर। तो अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में तो एड ऑन हो गया, प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ तो अप्रत्यक्ष रूप से आपने कर दिया। किसान की जेब से तो वो पैसा जीएसटी का अप्रत्यक्ष रूप से जाना तय है यूरिया के नाम पर। और दूसरी चीज, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपका आज की तारीख में सुदृढ़ नहीं है। आज किसान लाठियां खा रहा है यूरिया के लिए, लाइन में लगा हुआ, और हमारे बराबर में गुरचरण जी बैठे, गन्ना किसान है, 1 एकड़ के लिए आपको 4 बोरी यूरिया चाहिए होती है।
कहाँ मिल रही है किसान को? तो हम किसानों को इसलिए भी तो प्रोत्साहित कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़िए, और किसान भाई जैसे उन्होंने बताया कि इंटरक्रॉपिंग करके हम आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा खासा उत्पादन ले रहे हैं, कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई, वो उनको सलाह भी देते हैं, समाधान भी करते हैं कि अगर आपको यूरिया की कमी है तो आप किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, गोबर की खाद का प्रयोग करके आप अच्छा उत्पादन ले लीजिए। तो ये भी तो समाधान देखिए। नहीं, आप दो चीजें आ गई। देखिए, आपने कहा गोबर की खाद का प्रयोग करके आप लाभ ले लीजिए। आज की तारीख में देश के किसी भी कोने में आप चले जाइए, किसी भी हाईवे पर चले जाइए, कहाँ इन आवारा पशुओं को चारा मिल रहा है भाई साहब? क्यों नहीं मिल रहा है? सड़कों पर घूम रहे हैं। और जो गौशालाएं हैं उनको मैं बता दे रहा हूं, आप 900 रुपए महीने एक गाय के लिए देते हैं, 900 रुपए महीने में दुबे जी, कहाँ से गाय को चारा आप उपलब्ध हो सकता है? ये बताइए कि इन सुधारों में किसान भाइयों का नुकसान होगा क्या? नहीं, किसान हाँ या ना, भाइयों- सिर्फ हाँ या ना में बताइए। मैं बता दे रहा हूँ, किसानों का नुकसान होगा कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए आप। कटीले तार लगाने पड़ गए। अरे आप दुबे जी ये बताइए, किसानों का नुकसान होगा इन सुधारों से? सरकार वापस उतने टैक्स लगा दे, क्या आप ये बोलना चाहते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप हाँ या ना में जवाब दीजिए, किसानों का फायदा है कि नहीं? हाँ या ना में? किसानों को आंशिक लाभ, हाँ या ना, फायदा है कि नहीं? आंशिक रूप से है कि नहीं? आंशिक लाभ है ना लाभ? आप देखो ना, 8 साल में तो किसान को लूटा गया। लाभ तो है किसान भाइयों को। किसान के जो कर्जे माफ होने चाहिए थे वो नहीं हुए। आपने कहा 2022 तक हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे, वो नहीं हुई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सम्मान भी तो दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है, तमाम तरह की योजना देकर सब्सिडी भी तो दी जा रही है। वो किसको मिल रही है? दुबे जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। दुबे जी, लगता है कि आप जमीनी तौर पर किसानों से मिलते नहीं है। बता रहा हूं आपको, आप किसानों से मिलिए, देखिए किसान कितने हाईटेक हो गए हैं। किसान धन्यवाद करते हैं सरकार का कि आज हम सक्षम हो पा रहे हैं कि हम ड्रोन से खेती कर पा रहे हैं। आज स्थिति ये है कि जो गरीब मजदूर है, जो संपन्न किसान है, वो तो खेती से उसका वास्ता ही नहीं है। वो तो अधबटाई पे खेत दे रहा है और किसान मजदूर खेती कर रहा है वहां पे अधबटाई पर लेकर। अब अगर नुकसान हो जाता आप देखिए, तमाम ऐसे नौजवान युवा हैं जो अपनी लाखों करोड़ों के पैकेज छोड़कर खेती किसानी की तरफ मुड़ रहे हैं। तमाम तरह के स्टार्टअप्स हो रहे हैं। आज आप देखिए फूड प्रोडक्शन के अंदर कितना क्रांतिकारी बदलाव हो रहा है, कितना फूड प्रोसेसिंग की तरफ लोग आगे बढ़ रहे हैं। न केवल युवा हैं, तमाम हमारे महिलाएं देश की मोटे अनाज के तमाम तरह के उत्पाद बना रही हैं और मार्केट में चल रहा है। न केवल भारत की मांग बढ़ रही है बल्कि यहाँ एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। आप उस तरफ देखिए। पुलकित जी, मैं बिल्कुल काउंटर करूंगा। देखिए, ऐसा पूरे देश के अंदर मुझे बता दीजिएगा कितने युवाओं को आपने स्पेशल जोन बना के और एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग पार्क बनाए हैं? बता दीजिए। कहीं नहीं है कुछ भी, केवल आपके भाषणों में रहेगा, आपके कागजों में रहेगा, तो वो तो नहीं माना जाएगा ना। आप बता दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, हरियाणा की बात कर रहा हूँ, पंजाब की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। जी, डॉक्टर पुरुषोत्तम जी का रुख। डॉक्टर पुरुषोत्तम जी, क्या हमारे युवाओं को युवा कौशल अभियान के तहत ट्रेनिंग नहीं मिल रही है? तमाम ऐसे योजनाएं चल रही हैं जिसके जरिए किसानों को और किसान युवा जो किसान की तरफ मुड़ रहे हैं उनको भी ट्रेनिंग करके तमाम तरह के सेटअप्स लगाने के लिए सरकार न केवल उनको ट्रेनिंग दे रही है बल्कि राशि भी प्रदान करा रही है। हाँ, देखो पुलकित जी, इसमें सरकार का जो युवाओं की तरफ ध्यान है उसमें कई स्कीम्स हैं। हमारे ICR की स्कीम है आर्या, जिसमें युवाओं को कृषि में कैसे जोड़े रखना है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। उनको KVK के माध्यम से कृषि बाकी जो समस्त कृषि अनुसंधान केंद्र हैं उनके माध्यम से और यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि वो स्किल्ड हो के किसान को फ़ायदा पहुंचा सके, उसको नॉलेज पहुंचा सके। जी, साथ में आप देख रहे हैं जैसे स्टार्टअप्स, एग्री स्टार्टअप्स की जो स्कीम है, तो स्टार्टअप के लिए उनको ट्रेनिंग भी उपलब्ध करवाई जा रही है। बिल्कुल, उनको हैंड होल्डिंग भी उपलब्ध करवाई जा रही है और मेंटरिंग भी उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ में स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए उसको फंडिंग भी उपलब्ध करवाई जा रही है, सीड फंडिंग और बाकी तमाम तरह की फंडिंग। तो और इसके अलावा पूरा एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सरकार का है। चूँकि बाज़ार में जो इस स्किल्स की मांग है वो नहीं हो पा रही थी, इसके लिए पूरा एक अलग से स्कीम बनाई गई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की। और कृषि में स्किल डेवलपमेंट के लिए भी विशेष तौर पे ध्यान दिया जा रहा है। जैसे आपका ड्रोन दीदी प्रोग्राम शुरू किया, नमो ड्रोन दीदी जी, तो उसके लिए अलग से प्रशिक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है और वो ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण और उनके साथ में जो सहायक है उनके लिए भी प्रशिक्षण भी मुफ्त में उपलब्ध करवाया जा रहा है और उसके सहायक को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो ड्रोन उड़ा के किसानों को फायदा दे सके।
इसके अलावा जो जीएसटी सुधारों की जब हम बात कर रहे हैं तो जीएसटी सुधारों में केवल एक ही जगह ध्यान नहीं दिया गया, पूरे वैल्यू चेन पर ध्यान दिया गया है। वैल्यू चेन में मैं ये कहूँ कि मैकेनाइजेशन पर में केवल ट्रैक्टर की ही जीएसटी कम नहीं की है, ट्रैक्टर के साथ साथ उसके जो कलपुर्जे हैं, इनपुट्स हैं और जो मशीनरी हैं, साथ में जो मशीनरी चाहिए उस पर भी ध्यान दिया गया है। उस पर भी जीएसटी जो 12 और 18% थी वो सब अब 5% पर रह गई है जी। तो सीधा 7 से 13% का फायदा किसानों को होगा जी। इसके साथ केवल यही नहीं है कि प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को भी ध्यान में रखा गया है। तो उसके लिए बायोपेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर, उन पर भी जीएसटी कम की गई है। जो कृषि में समस्याएं आ रही है, चुनौतियां आ रही है क्लाइमेट चेंज के साथ, तो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जो कलपुर्जे या मशीनरी का उपयोग है तो वो भी ध्यान रखा गया है कि उस टाइप की जो मशीनरी है जो हमारे क्लाइमेट चेंज से निपटने में, उनके समस्याओं से निपटने में जो किसान को फायदा दे सके, वो भी मशीनरी पर जीएसटी कम किया गया है जी। जैसे रोटावेटर है या और अन्य कृषि मशीनरी है, उस पर जीएसटी कम की गई है। फिर जो समस्या हमारी है, खासकर अब नवंबर दिसंबर में देखते हैं पोल्यूशन की, तो वो जो किसान अपने स्ट्रा का उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो ये भी ध्यान रखा गया है कि उस स्ट्रा का मैनेजमेंट किस तरीके बेहतर कैसे हो। बिल्कुल। तो रीपर या जो बेलर है उन पर भी जीएसटी कम घटाई गई है ताकि जो बर्निंग हो रही है, रेजिड्यू बर्निंग हो रही है, तो उसको कम करके उसका अल्टरनेट उपयोग किया जा सके जी। अब इसके साथ आप देखेंगे बायो फर्टिलाइजर, माइक्रो न्यूट्रिएंट, बायो पेस्टिसाइड, तो ये वैल्यू चेन के एक उत्पादन की लागत कम करने के लिए है। उसके साथ जैसे डेयरी क्षेत्र में भी प्रसंस्कृत उत्पादों पर जीएसटी या तो जीरो की गई है या कम की गई है। साथ में जैसे कैन, दूध के कैन है, कैन पर भी जीएसटी दर कम की गई है जी। उसके साथ जो प्रसंस्करण है, तो प्रसंस्करण एक मुख्य मुद्दा है हमारे, खासकर जो जल्दी खराब होने वाली उत्पाद हैं, पेरिसेबल्स हैं जी, वो भी ध्यान रखा गया है। साथ में जैसे डॉक्टर नलिनी रंजन ने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन, तो ये पूरी वैल्यू चेन को ध्यान में रखा गया है। वैल्यू चेन जी बिल्कुल, डिमांड और सप्लाई को बिल्कुल बना के रखने की यहाँ पर जरूरत रखी गई थी और इसी को ध्यान में रखते हुए रिफॉर्म्स किए गए, क्योंकि जब मांग बढ़ेगी तभी किसान भाई उत्पादन करेगा और जो उत्पादन बढ़ेगा तभी मांग बढ़ेगी, और ये सब चीज़ें किसानों के और जो आम कंज्यूमर है उसकी पहुँच में होगा, तभी जब सब चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी और डिमांड सप्लाई की जो चेन है वो तेज़ी से आगे बढ़ पाएगी और तभी किसान भाई भी समृद्ध हो पाएंगे। फिलहाल कुछ और जानकारियाँ लेंगे और कुछ और महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहें, देखते रहें सच के साथ। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो
या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं सच के साथ। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से गुरुवचन जी का रुख करते हैं। किसान है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरुवचन जी, हमारे देश में जब खेती किसानी की बात होती है तो उसमें जल संरक्षण की बहुत बड़ी भूमिका निभाई जाती है। हम आदि अगर खेती की बात करें तो कई बार किसान बरसात पर निर्भर होते हैं। सिंचाई व्यवस्था की जब बात की जाती है तो तमाम तरह के सिंचाई सिस्टम हमारे विभागों द्वारा लाए गए हैं, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम है, ड्रिप इरीगेशन है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। और हमारी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि सोलर प्लांट किसान भाई अगर लगाते हैं तो उससे बिजली खुद के लिए भी पैदा कर पाएंगे और अपनी सिंचाई व्यवस्था की जो आपूर्ति उसको सुनिश्चित कर पाएंगे, बल्कि जो बिजली बचेगी उसको बेच भी पाएंगे। तो किसान भाई सोलर पैनल लगाकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। न केवल किसानों के लिए बल्कि देश भर में कोई भी आम व्यक्ति सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकता है, अपने घर पर लगा सकता है। जो उस पर जीएसटी की दर पहले 12% थी, अब उसको 5% के बीच में ला दिया गया है। आप इससे कितना सहमत है, कितना फायदा आपको मिल सकता है और सोलर पैनल की तरफ किसान भाइयों को कदम कितनी रफ्तार से आगे बढ़ाना चाहिए, कितने जल्दी इसकी तरफ रुख करना चाहिए? पुलकित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय पर बोलने का मौका दिया, क्योंकि मैं इसका साथ उदाहरण हूँ। मैंने अपने खेत में ड्रिप सिंचाई पद्धति अपनाई है और ये मैंने 2018 में अपनाई थी। और साथ साथ जो आपने पीएम कंपोनेंट सी के जिक्र किया है, बिजली वापसी बेचने का, तो ये योजना जो है किसान को 90% अनुदान पर मिल रही है जी। मैंने यह भी योजना मुझको मिली हुई है। सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें जो हम उत्पादन जितना हमारी पर्याप्त होती है, जैसे क्या ड्रिप में पानी की बहुत बचत हो जाती है, तो उसमें क्या है महीना भर में 1-2 दिन पानी की जरूरत पड़ती है, बाकी तो बिजली बचती है, तो वो हमारी वापसी विभाग को चली जाती है जी। ये हमको योजना 90% में मिली और कुल 63,364 रुपये हमको इसका जमा करना पड़ा। 7.5 लाख रुपए की योजना थी। तो ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और किसान को जो एक हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि ऊर्जावान कैसा बने जी, और वो ऊर्जा कैसे दे सके वापसी, तो ये इसका जीता जागता उदाहरण है। दूसरी बात, एक दुबे जी ने जिक्र किया था कि यूरिया के ऊपर, यूरिया कि जो नाइट्रोजन की मात्रा है पर्यावरण में 98% पहले से ही नाइट्रोजन मौजूद है जी। हमें जो किसान जो परेशान होता है वो 2% के लिए परेशान होता है। अगर हम पहली कृषि पद्धति पे जाएं तो हर किसान अपने खेत में मल्चिंग करता था। मल्चिंग वो किसी पॉलीथीन शीट वगैरह से नहीं करता था जी। जो भी फसल अवशेष होते थे वो उसको जलाता नहीं था। और अगर आप कभी मौका मिले तो हमारे खेत में देखना, वो सारी चीज़ें हमने अब भी अपना रखी हैं। और उसमें एक तो आपने पहले देखा होगा कि अगर ज़मीन ढक के रखी जाती है तो नीचे नमी बनी रहती है, पानी की वैसी ज़रूर कम पड़ती है। दूसरी बात, इसमें प्राकृतिक खेती में जैसे कि हम पशु पालते हैं जी, और पशु का मतलब इंसान क्या करता है, किसान क्या करता है, उसको नुहाई धुआई के साथ उसका जो मूत्र वगैरह है वो नाली में बहा देता है, जबकि उसमें अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जी। मैंने अपने में प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूँ। हमने पशुओं के पीछे एक टैंक बना रखा है। हम पशुओं का मूत्र वगैरह ये चीज़ें इकट्ठी करते हैं। खेत पर भी हमने ट्यूबवेल के पास में एक टैंक बना रखा है जी। और पानी के साथ वेंचुरी के माध्यम से, जैसे आपने अभी ड्रिप सिंचाई या फुहारा सिंचाई की पद्धति की बात करी, तो उसमें एक हेड यूनिट होती है ट्यूबवेल पर, वो वहीं से जो है उसको सक कर लेती है जी, जिससे कि नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाती है। तो ये तो किसान थोड़ा इस बात को समझे तो सारी चीज़ें पहले से मौजूद हैं हमारे पास, बशर्ते वो क्या सोचता है कि हम उसे बाजार से खरीद लें। अगर वो किसान ये सोचे जैसे कि पहले हो रही थी खेती, उस पर आना चाहे और आध्यात्मिक रूप से उससे जुड़ना चाहे जी, मतलब खेती, मेरा अपना मानना यह है खेती के साथ साथ आध्यात्म भी वो चीज़ है, क्योंकि खेती में हर जीव की रक्षा किसान करता है जी। रासायनिक खेती में क्या है, जैसे कि हमने स्प्रे किया तो उसमें जो हमारे मित्र कीट हैं, शत्रु कीट हैं, वो सारे मारे जाएंगे। जबकि प्राकृतिक खेती में क्या है, उसमें हर जीव की रक्षा हो रही है। उसमें हर जीव का हमें जो है कीटों का तालमेल बैठाना है, क्योंकि एक दूसरे का वो सारा अपने आपस में भोजन है। कोई हमारी फसल को खा रहा है तो जो उसको खा रहा है, हमारे उस कीट को जो हमारी फसल को खा रहा है, वो हमारा मित्र कीट है जी। तो हमें तो खेत का जो तालमेल है कीटों का, वो बना के रखना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सन 2018 में जो रोजगार की बात चल रही थी अभी,
सन 2018 में जब मैं परेशान था खाली खेती से, तो तभी मुझे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से पतंजलि में 5 दिन का प्रशिक्षण करने का मौका मिला जी। एज ए उसमें यानी कि आपने प्राकृतिक तमाम खेती योजनाओं कैसे का होगी लाभ लिया और जिस तरीके से आपने खेती के और समय उसके परिवर्तन बाद किया वो काबिल तारीफ था। जी गुरुचरण जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन फिलहाल हम लोग कर रहे थे डॉक्टर नलिनी जी का। डॉक्टर नलिनी जी, हमारे प्रधानमंत्री ने एक शब्द का जिक्र किया है कि स्वदेशी अपनाना है हमें जो हमारे दुकानदार भाई हैं वो भी स्वदेशी का बोर्ड लगाएं, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को अपनाएं, और जो हमारे ग्राहक हैं उनको भी। महात्मा गांधी ने स्वदेशी अपनाओ आंदोलन की जो शुरुआत की थी, आज भी हमें उस आंदोलन के बारे में हमारे देश को जागरूक करना पड़ रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं शहद का लेता हूं, हमारे देश में शहद का उत्पादन जितना उत्पादन होता है उसका 10% भी कंजप्शन हम नहीं कर पाते, और यही वजह है कि शहद हमारे देश में पूरी तरीके से लोगों तक पहुंच भी नहीं पा रहा है और एक्सपोर्ट भी उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी भी तो कमी है। सारी उम्मीदें हम सरकार से लगा के बैठे हैं कि सरकार ही चम्मच से डाल के हमारे मुंह में जाएगा तभी हम खा पाएंगे, तभी हम कर पाएंगे। तो स्वदेशी अपनाओ आंदोलन की आज प्रधानमंत्री मोदी को ये दोहराने की जरूरत क्यों पड़ी, और आम नागरिक इसमें किस तरीके से भूमिका निभा सकता है कि वो एक देश को आगे बढ़ाने में, हमारे किसान भाइयों को मजबूत करने में, उनके उत्पादों को जब अपनाएगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सही कहा है क्योंकि आज बदलते के समय के साथ जो दूसरे देश हैं हमसे टेक्नोलॉजी में थोड़ा से आगे निकल गए हैं, और स्थिति ऐसी हो रही है कि आप देख रहे होंगे कि दिवाली में झालर से लेकर के देवी देवता के मूर्तियां तक विदेशों से आ रही हैं जी, जिसकी ज़रूरत नहीं है। हम देवी देवता हमारे अपने जो हम बनाते थे उनसे हम पूजा कर सकते हैं, विदेशी देवी देवता की ज़रूरत नहीं है। घरों पे दीप जलाते थे या झालर जो देश में भी बन रहे हैं उनसे भी हम यूज कर रहे हैं। बच्चों के खिलौने तक सब चीज़ें विदेशों से आ रही हैं, हमारी इंडस्ट्री उसको मैच नहीं कर पा रही है। तो मोदी साहब का और प्राइम मिनिस्टर साहब का यही विनय है लोगों से कि अपने देश की बनी हुई वस्तुएं इस्तेमाल करें ताकि हम इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो, क्योंकि इंपोर्ट के लिए हमें वैल्यूएबल जो विदेशी मुद्राएं हैं वो देनी पड़ती हैं और उसमें खर्ची होती है, तो फिर हमें कैपिटल आइटम इंपोर्ट करने में दिक्कतें आती हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम दूसरे पर डिपेंड क्यों हो, अपना क्यों नहीं बनाए, और अपने हम जो अपना उत्पाद यूज करेंगे तो हमें बहुत सारी सहूलियतें मिलेगी। तो इसलिए मोदी साहब ने कहा कि भाई अपने चीज़ों का उपयोग करो। इसी तरह आप एग्रीकल्चर में भी देखेंगे, हम एप्पल बाहर से मंगा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बाहर से आ रही हैं, जबकि हमारे देश में उससे अच्छी अच्छी क्वालिटी हैं, किंतु एक शो ऑफ करना है कि हम भाई विदेशी चीज़ खाते हैं। बिल्कुल। नट्स हैं, आलमंड्स हैं, आलमंड्स अमेरिका से आ रही है, एप्पल अमेरिका से आ रही है, दूसरे देशों से आ रही है, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है पल्सेज में, दालें हमें मंगानी पड़ती है बाहर से, तेल मंगानी पड़ती है, ठीक है उसको हम मंगा लें, किंतु क्यों सेव क्यों बाहर का हम खाएं, आलमंड क्यों हम बाहर का खाएं जब हमारे यहाँ पैदावार हो ही रही है। जब यहाँ का हम खाएंगे तो यहाँ के किसानों को ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि दाम थोड़े से ऊपर होंगे तो किसानों को फ़ायदा होगा, और किसानों को फ़ायदा होगा तो किसानी खेती में और फैलाव होगा और उससे धीरे धीरे सस्ती होगी, क्योंकि किसानों के पास पैसा आएगा तो किसान खेती में ही इन्वेस्ट करेंगे, दूसरी जगह नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारी कम्पिटिटिवनेस बढ़ती जाएगी, और इसीलिए प्रधानमंत्री हमारे नेता हैं तो सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोगों को उतनी समझ में नहीं आती है तो नेता का काम ही है कि लोगों को समझाना, और इस तरह से और सही कदम उठाने के लोगों को कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। नवीन दुबे जी, आपका रुख करते हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रोज़मर्रा इस्तेमाल करने वाली ऐसे तमाम चीज़ें हैं, चाहे टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ, कुछ भी बात करें, आने वाले त्योहारों में इन्हीं का बोलबाला रहेगा। ना सिर्फ किसानों की नज़र से देखिए, एक आम आदमी की नज़र से भी देखिए कि जिस आम आदमी को पहले इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा रेट में सामान खरीदना पड़ता था, अब उसको ये चीज़ें आसानी दरों से मिलेंगी। साथ ही साथ किसान की नज़र से अगर देखा जाए तो किसान भाइयों की जब उत्पादों की, चाहे दूध दही की बात करें, जब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो किसान भाई ज़्यादा उत्पादन कर पाएंगे और अच्छा कमाई किसान भाई भी कर पाएंगे। तो इससे तो आप खुश होंगे। नहीं, बिल्कुल पंकज जी, निश्चित तौर पर देखिए ऐसा है, देर आए दुरुस्त है। आपने 8 साल के बाद ये रिफॉर्म किया है, स्वागत योग्य है, हम इसकी बुराई नहीं कर रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप एक चीज देखिए, 8 वर्षों में जितना पीछे हमारा किसान चला गया, हमारे देश का गरीब चला गया, हमारे देश का मजदूर चला गया, ये लोग जो पीछे जिन्होंने जितना जीएसटी भर के पैसा निकाल दिया, उसको रिकवर करने में, 8 सालों को रिकवर करने में 16 साल चाहिए, और 16 साल के बाद हमारी मुद्रास्फीति कहाँ पहुंचेगी, भारत की करेंसी की स्थिति डॉलर के मुकाबले क्या है, तो हम कहाँ जाके स्टैंड हो पाएंगे। मैं वो कह रहा हूँ
हूँ जिस चीज पे कोई हम बहुत इस पे क्रिटिक्स की बात नहीं है। आप एक चीज देखिएगा, भारत के अंदर कुटीर उद्योग, भारत के अंदर ग्राम उद्योग, भारत के अंदर पंचायत उद्योग, भारत के अंदर हस्तशिल्प उद्योग, कितना आप प्रमोट कर पा रहे हैं? आपको बढ़ाना पड़ेगा इनको। और मैं कह रहा हूं, आप नोएडा से लखनऊ तक चले जाइए, टोटल एक्वायर्ड लैंड आपके पास पड़ी है। आप आगे स्मॉल इंडस्ट्रियल जोन बनाइए और उन पर युवाओं को मौका दीजिए। उनको कहिए कि आप इंजीनियरिंग करके आए हैं, MBA करके आए हैं, हम आपको लोन देते हैं, जमीन उपलब्ध कराते हैं, फ्लैट फैक्ट्री देते हैं, आप काम करिए। देश को आप आगे, चाइना से आपको फाइट करना है, इंटरनली राजनीतिक फाइट नहीं है ये। अब विश्व पटल पर अगर लड़ने जा रहे हैं तो आपको युवाओं को आगे लाना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं हमारे भारत के अंदर जहां ऊसर जमीनें पड़ी हैं, कोई उपजाऊ लैंड है ही नहीं, उनको बंजर कहते हैं। इटावा में एक जगह पड़ती है ऊसराहार, पूरा के पूरा क्षेत्र ऊसर है। आप उन जगह पर उद्योग क्यों नहीं लाते? आप क्यों एग्रीकल्चरल लैंड पे उद्योग स्थापित कर रहे हैं भाई? और वो सारे एरिया तो आपके हावड़ा से लेकर दिल्ली तक रेल मार्ग से कनेक्टेड है, रोड मार्ग से कनेक्टेड है, मुंबई तक बाई रोड कनेक्टेड है, रेल मार्ग से कनेक्टेड है। तो आपको विचार करना पड़ेगा। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व होता है, जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि होते हैं, वो उस तरीके की बात सरकार के समक्ष रखने में असफल रहते हैं। और यही कारण है कि हम जहां खड़े होते हैं, जो नैसर्गिक प्रगति हो रही है उसकी दौड़ में तो हम चल रहे हैं खींच खींच के, लेकिन जो रफ्तार हमारी तेज होनी चाहिए, हम उस रफ्तार को नहीं पा रहे हैं। जी दुबे जी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत भी युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है और पहले भी इसका जिक्र किया गया कि न केवल ट्रेनिंग भी मिल रही है बल्कि उनको एक उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार धनराशि भी सब्सिडी की मात्रा से उन तक पहुंचाती है। और जिन जमीनों का आपने जिक्र किया कि जो बंजर पड़ी हैं, एक योजना के तहत उन जमीनों को चिन्हित किया जा रहा है, सरकार उस पर काम करने का प्रयास भी कर रही है और तमाम तरह के ऐसे योजनाओं के तहत उन जगहों को चिन्हित कर उस पर उत्पादन कैसे लाया जाए, इस पर भी रिसर्च हो रहा है। बहरहाल रुक करते हैं, समय समाप्ति की ओर इशारा कर रहा है। आप सभी मेहमानों से आखिरी कमेंट्स लेंगे। डॉक्टर पुरुषोत्तम जी, आपका हम रुक करना चाहेंगे। इन GST रिफॉर्म से किसान भाइयों को कितना फायदा हो सकता है और कितना फायदा होने वाला है? आने वाले दिनों के अंदर कृषि क्षेत्र में कितनी बड़ी बदलती तस्वीर हम देखेंगे? कम शब्दों में। वैसे अगर देखें, किसान की जो उत्पादन लागत का उसके जो जेब से पैसा जाता है, पेड आउट कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, तो वो 20 से 45% तक मशीनरी के लिए, इरिगेशन के लिए, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के लिए खर्च होता है। GST में जो 18 या 12% से 5% किया गया है, तो ये जो 45%, 20 से 45% जो हिस्सा खासकर इनमें जा रहा था, तो उसमें निश्चित तौर पर 10 से 12%, 15% तक का उत्पादन लागत में कमी आएगी और इसकी कृषि की तस्वीर बदलती नजर आएगी। जी, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज के सच के साथ में जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से आज इस पूरे चर्चा का जो निष्कर्ष निकल कर यही आया कि हमारी सरकार ने जो प्रयास किया है उससे किसानों को ज़रूर ज़मीनी स्तर पर तो लाभ होगा ही लाभ, और साथ ही साथ किसान भाई जो उत्पादन लागत लगाते थे, उत्पादन की लागत में भी घटत देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो ये GST दरों में घटाया गया है, इसका उद्देश्य ये भी है कि न केवल किसान भाई उत्पादन करें बल्कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें। और सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उसका लाभ लेकर भी अगर आप इन GST की दरों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों को डबल फायदा यहाँ पर होने वाला है। हम उम्मीद करेंगे किसान भाई इन सभी GST की दरों को जो घटाया गया है, इसका जो लाभ जिन सेक्टर्स पर हो रहा है, जिन उत्पादों पर हो रहा है, उन उत्पादों को किसान भाई अपनी खेती किसानी में अपनाकर अच्छा खासा मुनाफा लेंगे, अपनी खेती किसानी के तरीकों में परिवर्तन ले पर आएंगे। डॉक्टर नलिनी रंजन कुमार जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और समझाने के लिए। नवीन चंद्र दुबे जी, आपका बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। डॉक्टर पुरुषोत्तम शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। गुरुवचन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया अपने अनुभव साझा करने के लिए और खेती किसानी में आप जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, उसके लिए आपको आगे की शुभकामनाएं। इसके साथ ही आज के सच के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करेंगे हमारे किसान भाई इन GST के दरों में जो बदलाव हुआ है उसका लाभ लेंगे। फिर से मुलाकात होगी नए विषय, नए मेहमान, नई जानकारियों के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार। अमन, मेरी हिम्मत हो तुम। थैंक यू फॉर बीइंग माय लाइफ पार्टनर। किरण अपने देश के लिए कुछ कर रही है। हम बॉर्डर पर खड़े सोल्जर नहीं जो अपनी जान हथेली पे लिए खड़े हैं। तुम देश के लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। कल को अगर तुम मॉम डैड बन जाते हो, उसके बाद तुम किरण को जॉब पे जाने दोगे? किरण, मैंने तुम्हारे पेपर्स पढ़े। इट्स इम्पॉसिबल। आपसे इस मिशन के बारे में सोचने के लिए किसने कहा? सैटेलाइट्स के बारे में क्या जानती हो तुम? क्या रिसर्च किया तुमने? कोई केस स्टडी किया तुमने किसी मिशन के साथ जुड़ी हो अभी तक? इसलिए तुमसे
जितना कहा जाए बस उतना करो। जहां चांद रहता है सीजन 2 सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर। कि तुम्हारे इस क्रोध की आंधी में तुम उन वनवासियों का सब कुछ बर्बाद कर दोगे। क्या ये सब तुम्हारे शब्दों का अहंकार था? ज्वालामुखी की ऊपरी शांति का ये अर्थ नहीं कि भीतर अग्नि नहीं है। जब शांत ज्वालामुखी फूटता है तो विनाश का तांडव मचा देता है और शीघ्र ही आपको वो तांडव दिखाई देगा। काकभुशुंडी रामायण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।